आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट की, जो जून 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है सोशल वर्क से। यूनिट नंबर अगर हम सेकंड देखें तो मैं आप लोगों से समाजशास्त्रीय संकल्पना पढ़ा चुका हूँ, समाज का अध्ययन करने का उपागम पढ़ा चुका हूँ। आज मैं एक चर्चा करने चल रहा हूँ सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों के एग्ज़ाम में एक प्रश्न तय है मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं आगे, और यहाँ पे देखते हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में। सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं, सामाजिक व्यवस्था समाज के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं समाज के, उन लोगों की उस व्यवस्था को बताता है जहां संबंधों के स्वरूप, जहां रिलेशन के स्वरूप को व्यवस्थित कर रहा होता है। वही प्रतिक्रिया व्यवस्थित लोगों के स्वरूप को व्यवस्थित कर रहा है, ठीक है, वही प्रक्रिया सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। देखते हैं सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा वर्तमान में आधुनिक समाजशास्त्र में प्राप्त हुई है। आपने नाम सुना होगा टालकाट पार्सन्स महोदय के बारे में। अभी मैंने बताया कि उन्होंने 4 अवधारणाएं बताई भी है सामाजिक संरचना में, जैसा कि आपने पढ़ा है अर्जित को लेकर, आपने पढ़ा है प्रदत्त सामाजिक संरचना को लेकर या प्रतिमान को लेकर, ठीक है। वही प्रतिक्रियाएं यहाँ पर हम देखते हैं तो सामाजिक व्यवस्था में इन्होंने कहा है कि एक सामाजिक प्रणाली में व्यक्तिगत अभिनेताओं की बहुलता होती है, जो एक दूसरे के साथ एक ऐसी स्थिति में बातचीत करते हैं, जैसे मैं और आप, जिसमें कम से कम एक भौतिक या पर्यावरणीय पहलू होता है। ऐसे अभिनेता जो संतुष्टि के अनुकूलन में एक प्रवृत्ति के संदर्भ में प्रेरित करती है, जिसकी स्थिति के या उसके संबंध से रिलेट करती है, तो वह कहलाती है सामाजिक व्यवस्था। इस तरीके की प्रणाली को हम लोग बोलते हैं सामाजिक प्रणाली, और यही प्रणाली कही गई है टॉलकॉट व्यक्तियों के द्वारा। मतलब जितने समर्थक थे टॉलकॉट महोदय के, ठीक है, उनका जो है कंडीशन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। मैं आपसे कहूंगा एक लाइन में अगर याद करना है, इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं याद करना, परिभाषा नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। आपको केवल इतना याद करना है कि किसी समाज के लोगों की वह व्यवस्था जो संबंधों के स्वरूप द्वारा व्यवस्थित होती है, उसे कहते हैं सामाजिक व्यवस्था। इतनी बात याद रखेंगे, बाकी कोई बात याद नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और यहां पे देखिए किसी समाज के लोगों की वह व्यवस्था जो संबंधों के स्वरूप द्वारा व्यवस्थित होती है, उसे सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। यहां पर मैंने देखो लिख भी दिया है ना, वही चीज़ यहाँ पर आपको मिल भी गई है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कुछ सामाजिक प्रणाली या सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत 3 टाइप की विशेषताएं देखने को मिलती है। यही 3 विशेषता अगर आपको याद हो जाएगी तो आप इजिली कर लेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, जैसे पहली है कि व्यक्तियों या समूहों के बीच बातचीत करनी चाहिए, दूसरे के साथ व्यक्तियों के संगठन होने चाहिए। कहने का तात्पर्य, यदि व्यक्ति है तो एक व्यक्ति से वहां पे एक दूसरे के साथ व्यक्तियों का संगठन होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई समूह है तो एक समूह से दूसरे समूह के बीच में बातचीत होना जरूरी है, एक घनिष्ठ संबंध होना जरूरी है, ठीक है। और ये बात अगर हम बात करते हैं समाज कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रिंसिपल में कहा गया है, प्रिंसिपल बताए गए हैं ये, ठीक है। परस्पर का संबंध होना जरूरी है, आत्मनिर्णय का सिद्धांत होना जरूरी है, वहीं गोपनीयता का सिद्धांत भी होना जरूरी है, स्वीकृति का सिद्धांत भी होना जरूरी है। ये सारी चीजें यहां पर लागू होती पहली पॉइंट पर। दूसरी बात करते हैं अगर हम लोग, तो दूसरी पॉइंट है कि इस तरह की बातचीत की उपलब्धि को अधिकतम करने का लक्ष्य रखना चाहिए। अधिकतम का करने का मतलब ये हुआ कि उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति असहाय है, समस्या से ग्रसित है, तो उस व्यक्ति की समस्या का समाधान कर दीजिए आप लोग। और ये है सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था यही है। अप्लाइड प्रश्न यहां से बनेंगे इस टाइप से कि क्या आप सेवार्थी या समूह या समुदाय के साथ बातचीत की उपलब्धि के माध्यम से अधिकतम करने का लक्ष्य रख सकते हैं, सामाजिक व्यवस्था को कहलाएगी। तो बिल्कुल सत्य है ये बात। अगर हम बात करते हैं, एक बार म्यूट हो जाइएगा सर, अगर हम बात करते हैं इंटरेक्टिव इकाई के बारे में, अंतःक्रिया होना जरूरी है। अगर हम अंतःक्रिया नहीं करेंगे तो मनोसामाजिक अध्ययन नहीं कर पाएंगे। अंतःक्रिया यहाँ पे अंतःक्रिया को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है मनोसामाजिक अध्ययन, और मनोसामाजिक अध्ययन का मतलब ये होता है कि परिवार का अध्ययन। सपोज अगर मैं बात करूं आपसे, एक डिसेबल बच्चा है और डिसेबल बच्चा सपोज उस घर में उसे
दो चार लोग पसंद नहीं करते हैं। ऐसा आप लोगों को देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो कभी केस हिस्ट्री वगैरह लेना तो आपको मिलेगा। तो कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, तो वहां पे उनके बारे में जानना जरूरी है। घर के साथ साथ पड़ोसी के भी बारे में जानना जरूरी है। चलो घर वाले खुश हैं तो पड़ोसी वाले खुश नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे इंटरेक्टिव यानी अंतःक्रिया की इकाई के बीच में अन्य लोगों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो ये सामाजिक व्यवस्था की 3 ऐसी विशेषताएं हैं जो बताती हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ पे मोंटेस्क्यू ने 18वीं शताब्दी के मध्य में पहली बार सामाजिक प्रणाली की अवधारणा को तैयार किया था और इसका इस्तेमाल भी किया था। ये एक विद्वान है। वहीं अगर हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी की, तो उस समय विभिन्न प्रकार के चिंतक या विचारक थे जिनका नाम था ऑगस्ट काम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर एंड इस्माइल दुर्खिम, या एमिल दुर्खिम भी कहते हैं, इस्माइल एमिल दुर्खिम, कि सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक इकाई के बीच के संबंधों की अपनी अवधारणा जो दिया था, ये बताते हैं ऑगस्ट काम्टे, कार्ल मार्क्स और हर्बर्ट स्पेंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैं जो है यहाँ पे मोंटेस्क्यू की बात अगर करते हैं तो 18वीं शताब्दी आती है। अगर हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी की, तो वहां पे नाम आता है जो है ऑगस्ट काम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर का। एग्जैक्ट किसी पर्सन का यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है कि मैं आपसे बताऊं कि ये बंदा ने सामाजिक प्रणाली के बारे में चर्चा किया है। ध्यान रखिए, एग्जाम में आपसे ये देखने को मिल सकता है कि निम्नलिखित में से किसने नहीं किया है। तो ऑगस्ट काम्टे हो सकते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हो सकते हैं, कार्ल मार्क्स हो सकते हैं, एक ऑप्शन देगा सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन हो सकता है। तो ये गलत हो जाएंगे, जो कि ये नाम नहीं आएंगे। इसलिए ऐसे टॉपिकों को आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक से समझना है, ठीक है। हाँ, 18वीं शताब्दी में सबसे पहले अगर कोई बात नाम आता है तो वो नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी पॉइंट, सामाजिक प्रणाली छोटी, बड़ी, स्थिर या अस्थिर हो सकती है। सिस्टम का विचार विश्लेषक के संदर्भों में कनेक्शनों को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। चलिए, ये तो आप समझ चुके हैं क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में। जहां पे कनेक्शन का मतलब है संबंधों को रिलेट कर रहा है, और इन्हीं संबंधों के माध्यम से छोटी बड़ी प्रणाली के माध्यम से जो अस्थिर है उसको रिप्रेजेंट करती है सामाजिक प्रणाली। तो इस चीज को यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम परिभाषा देखेंगे थोड़ा सा। सामाजिक व्यवस्था में एक नाम आता है डेविड पोपेन, नाम है एक विद्वान का। इन्होंने एक परिभाषा दी है सामाजिक प्रणाली में। कहा है कि एक सामाजिक प्रणाली उन व्यक्तियों या समूहों का एक ऐसा समूह है, चाहे व्यक्ति का हो चाहे समूह का हो, चाहे अच्छा समुदाय भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। सेट का मतलब होता है सेटिंग, एक प्रकार से सिस्टम, प्रणालियाँ। सेट की कल्पना एक सामाजिक इकाई के रूप में की जाती है जो इसे बनाने वाले विशेष व्यक्तियों से अलग होता है। रीजन ये है कि हर एक व्यक्ति यूनिक है, अलग है दूसरे से। व्यक्तिकरण का सिद्धांत में आप लोगों ने, बर्जैना ने खुद महत्वपूर्ण वहां पे बताया है, उसको इंपॉर्टेंस दिया है। मैरी रिचमंड ने उस पर बल दिया है, उसको एक्सप्लेन किया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि समूह और व्यक्ति या समुदाय का एक ऐसा समूह जो दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसे सामाजिक प्रणाली कहते हैं, उसे सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं WF जो है आगबंड की किताब सोशल चेंज है, काफी ज्यादा फेमस है। इन्होंने कहा है कि एक सामाजिक प्रणाली को साझा का मतलब आप समझ रहे होंगे, आदान प्रदान। सांस्कृतिक मानदंड का मतलब होता है रूल रेगुलेशंस, नियम, प्रतिमान और आदर्शों के अनुसार एक दूसरे के साथ बातचीत करने वाले व्यक्तियों की बहुलता के रूप में परिभाषित करता है। तो उसको कहते हैं सामाजिक व्यवस्था। मतलब कि सामाजिक जो प्रणाली है वो संस्कृतियों के जो नियम हैं, जो उसके अर्थ हैं, उसको साझा करेगी और एक दूसरे से बातचीत करने के लिए व्यक्तियों में बहुलता के रूप में वहां पे रिप्रेजेंट होगी। तो वह एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था कहलाती है या सामाजिक प्रणाली कहलाती है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे और एक चीज देखते हैं। समाज में परिवर्तन सामाजिक व्यवस्थाओं की क्रियाशीलता को, स्थितियों को बदल देता है, अतः उन्हें अपने को समायोजित करना पड़ता है। प्रमुख सामाजिक व्यवस्थाएं निम्न प्रकार है। अब यहीं से आप लोगों का फैक्ट पे टॉपिक चलने वाला है। अभी तक आपका अप्लाइड था, अब फैक्ट पर आप लोग थोड़ा सा प्रश्न देखिए और ये इंपॉर्टेंट है। फैमिली,
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसके जब प्रकार पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा में तो फैमिली बोलते हैं, और आप सभी लोग जानते हैं फैमिली के बारे में आप सबको पता है, लेकिन मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ वो कुछ ही लोगों को पता होता है। अगर हम बात करते हैं फैमिली लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ फैमिलस, और फैमिलस शब्द का जो अर्थ होता है एक ऐसे शब्द से लगाया जाता है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर तथा यहाँ तक कि दास भी शामिल किए गए हैं। और ये बता दूं मैं आपको, फैमिलस शब्द में, फैमिलस जो है लैटिन भाषा के बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, जिसमें माता पिता, बच्चे, दास, नौकर शामिल किए गए हैं। लेकिन वास्तव में इस शाब्दिक अर्थ में अगर हम देखें तो वास्तविक अर्थ जो निकलता है वो निकलता है माता पिता का, बच्चे का, या उसके आप ये कह लीजिए कि पूर्वजों का, पीढ़ी दर पीढ़ी का। एक नॉर्मली शब्दों में देखते हैं तो ऐसा हमें परिवार मानव समाज की एक मौलिक इकाई है, आप लोग जानते हैं, आधारभूत इकाई भी रही है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन सबसे पहले वह पारिवारिक प्राणी भी है, क्योंकि वह परिवार में ही जन्म लेता है और परिवार के द्वारा धीरे धीरे सामाजिकता को विकसित करता है। व्यक्ति की जीवन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे सामाजिक प्राणी बनने का महत्वपूर्ण काम परिवार का है। इसलिए परिवार किसी के ऊपर जबरदस्ती लादने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि इसका जन्म मानव की जीवन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनिवार्य साधन के रूप में स्वतः हुआ है, यानी सेल्फ हुआ है। और वस्तुतः अगर हम बात करें तो परिवार छोटे रूप में समाज और व्यक्ति के सामाजिकरण के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। तो परिवार है ही है, एक इकाई के रूप में जानते हैं, एक यूनिट के रूप में जानते हैं, एक केसवर्ग के रूप में जानते हैं, हम लोग एक समाज के रूप में जानते हैं, एक सामाजिकरण के रूप में जानते हैं। तो ये परिवार ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। परिवार की परिभाषा भी, परिवार की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिवार की परिभाषा दी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बीसज के बारे में, इनका कहना है कि एक अर्थ में हम परिवार की परिभाषा में एक बच्चे सहित स्त्री और उनकी देखभाल के लिए पुरुष को ले सकते हैं, उसे हम कहेंगे परिवार। ये बीजेस का है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे परिवार किसको कहते हैं तो बोल देना कि एक बच्चा सहित स्त्री और उसकी देखभाल के लिए पुरुष का होना जरूरी है, उसे परिवार कहते हैं। ये परिभाषा है बेजस की, गलत परिभाषा नहीं है। आगे बात करते हैं D.N. मजुमदार की। मजुमदार कहते हैं परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, रक्त से संबंधित होते हैं और स्थान, स्वार्थ और पारस्परिक आदान प्रदान के आधार पर एक किस्म की चेतना अनुभव करते हैं, उसे परिवार कहते हैं। ये बात कहे हैं D.N. मजुमदार ने। ये मजुमदार की परिभाषा है। और मैं आपसे ट्रिक बता दूं यहाँ पे, तो मजुमदार रक्त से संबंधित, स्थान से संबंधित, स्वार्थ से संबंधित, पारस्परिक से संबंधित आदान प्रदान का जब कभी चेतनाओं का अनुभव की बात कर रहे हो तो तुरंत आप लगा देना कि ये D.N. मजुमदार है। बात करते हैं मैकाइबर एंड पेज की। देखिए मैकाइबर एंड पेज की परिभाषा इतनी फेमस रही है परिवार में। इनका कहना है कि समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। इनका कहना है कि परिवार एक समिति है, संस्था भी है। परिवार उत्पादन इकाई में, उपभोक्ता इकाई में परिवर्तित होता है, ऐसा भी कहते हैं। ये बात वही है कि परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। यह इतना छोटा एवं अस्थायी है कि इससे संतानों उत्पत्ति एवं उसका पालन पोषण भी किया जा सकता है, उसे हम परिवार कहते हैं। ये परिभाषा बताते हैं मैकाइबर एंड पेज ने। जोन्स के महोदय के अकॉर्डिंग बात करें अगर हम लोग, तो ये कहते हैं कि परिवार यौन संबंधों पर आधारित होती है, एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसका संतानों उत्पत्ति एवं पालन पोषण से है। ये जोन्स महोदय की परिभाषा है। अरस्तु कहते हैं कि समाज को परिवारों का संकलन है। जो समाज है, समाज को परिवारों का कलेक्शन है, परिवार का कलेक्शन है। ये एक लाइन में बोलने वाले अरस्तु महोदय है। कूले भी हैं। कूले कहते हैं कि परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका एवं प्राथमिक पाठशाला है। प्राथमिक पाठशाला है, ये परिवार होता है। बहुत सारे विद्वान हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं, मर्डोक एक विद्वान है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप नोट करिएगा मर्डोक का नाम। इन्होंने पालक तो परिवार की बात की है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था।
क्या मेरी आवाज आप लोगों के पास क्लियर है? हाँ सर, आ रही है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मर्डोक ने पालकत्व परिवार की बात की है और मर्डोक ने कहा है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं और यहाँ देखते हैं। कहता है आगबन और निमकाफ। अगर हम आगबन और निमकाफ की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, इनका कहना है कि जब हम, ध्यान रखिएगा, जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं तो हमारे समक्ष एक ऐसी कम और अधिक अस्थायी समिति का चित्र आता है जिसमें पति अपने बच्चों के साथ बिना बच्चों के रहते हैं, या आप ये कह लीजिए कि एक ऐसे अकेले पुरुष या अकेली स्त्री की कल्पना आती है जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आगबन की परिभाषा है। लेकिन आप आगबन की परिभाषा में कहूँ तो एक सिंपल सी भी है। कहते हैं कि परिवार बच्चों सहित, बच्चों रहित पति पत्नी की लगभग एक अस्थायी समिति का संघ माना जाता है। ऐसी बात भी कहते हैं आगबन और निमकाफ महोदय। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। बात करते हैं इलियट एंड मेरिल के महोदय के अकॉर्डिंग। तो इलियट एंड मेरिल कहते हैं कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। या तो आप यही कह लीजिए, या आप कहिए कि परिवार को पति पत्नी तथा उनके बच्चों की एक जैविकी सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये परिभाषा आ जाती है परिवार की इलियट एंड मेरिल के अकॉर्डिंग। हम बात करते हैं केशियर का। केशियर महोदय कहते हैं कि परिवार को हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के मध्य पाई जाती है, वो परिवार कहलाती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे अगर हम बात करते हैं परिवार के प्रकार के बारे में, परिवार दो टाइप के होता है। एक अगर हम बात करते हैं, एक होता है एकल परिवार और एक होता है आपका संयुक्त परिवार। आपको बता दूं, एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न संयुक्त परिवार से। एकल परिवार में आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के परिवार में माँ बाप और बच्चे होते हैं। ऐसे परिवार बहुत छोटे होते हैं, उसको हम बोलते हैं सोलो फैमिली, या आप कह लीजिए न्यूक्लियर फैमिली, या आप कह लीजिए एकल परिवार। ठीक है, बात एक ही है। बात करते हैं जब ज्वाइंट फैमिली की, तो ज्वाइंट फैमिली में दादा दादी आ जाते हैं, चाचा चाची आ जाते हैं, बुआ आ जाती हैं, ताऊ ताई आ जाते हैं, माँ बाप आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, नाना नानी भी उसमें रखे गए, मामा मामी, मौसी मौसा, ये सारी चीज़ें जो है शामिल किए गए हैं। तो ये संयुक्त परिवार का पार्ट बन जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं परिवारों में सदस्यों की संख्या को लेकर, तो देख सकते हैं आप लोग कि परिवार बदलते रहते हैं, यानी परिवार में सदस्यों की संख्या कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। ये एक तत्व के रूप में देखने को हमें मिल सकता है। जब परिवार का कोई सदस्य चला जाता है या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तब वह संख्या कम हो जाती है। जब परिवार में कोई सदस्य आ जाता है तो फिर बच्चे की संख्या, जो बच्चे का जन्म होता है, तब वहाँ पर संख्या बढ़ जाती है। तो ये एक प्रकार का परिवार के सदस्यों की संख्या के बारे में बात की गई। तो ये सिंपल शब्द है। और परिवार के सदस्यों के गुण के बारे में बात किया गया भाई। वहाँ पे आँख, नाक, कान, बाल, आवाज़, हंसी, छींक, उंगलियाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो देखने को मिलती है, ये एक प्रकार के अगर हम बात करते हैं तो उसके गुण की बात करते हैं। गुण का मतलब कैरेक्टर की बात करें, चरित्र की बात भी हमें देखने को मिल जाती है यहाँ पे कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, अगर आप कभी डायग्राम बनाएं तो इस तरीके के जब डायग्राम बनाएंगे तो आप यहाँ पर बनाएंगे भाई कि एकल परिवार का, एकल परिवार इस तरीके से बनेगा और इनके जो बच्चे होंगे यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि इनके दो बच्चे हैं और देख सकते हैं एक बेटी है एक बेटा है। तो ये एकल परिवार का फैमिली बन जाता है। और जब आप बनाते हैं संयुक्त परिवार का, तो यहाँ पर आप शुरुआत करते हैं दादा दादी से। ठीक है, तो आप दादा दादी ताऊ ताई बनाएंगे, फिर उनके बच्चे बनाएंगे। ठीक है, फिर उनके भी बच्चे अगर होंगे तो वो भी बनाएंगे आप। तो ये संयुक्त परिवार का एक प्रकार का चार्ट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं संयुक्त परिवार के बारे में। और संयुक्त परिवार क्या आता है कि आपको पता, अभी मैंने बताया भी है यहाँ पे कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यहाँ पे मेंशन होती है, यानी एक या दो पीढ़ियों की जो लोगों का जो समूह रहता है उसे हम कहते हैं संयुक्त परिवार। एक सिंपल सी बात है, आप इसको समझे रखिए। ठीक है, इसके नीचे देख सकते हैं आप कि सभी सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं। सभी सदस्य में को जो है साझी रसोइयाँ भी होती हैं और सभी सदस्य परिवार की संपत्ति के हिस्सेदार भी होते हैं। सभी सदस्य पारिवारिक घटनाओं और त्यौहार, धार्मिक उत्साह में से साथ में शामिल होते हैं। संयुक्त परिवार में निर्णय घर के सबसे बड़े पुरुष सदस्य के द्वारा लिए जाते हैं। परंपरागत, देखिए ये सारे प्रश्न बन सकते हैं पॉइंट पर विचार करने के लिए, है ना। अगर हम बात करते हैं तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एक और है। आप कह सकते हैं कि परंपरागत रूप से संयुक्त परिवार ही हमारे समाज में पाए जाते हैं।
अब परिवर्तन आ रहा है कि विशेषकर शहरी क्षेत्रों में कृषि प्रधान घरानों में अभी भी संयुक्त परिवार की प्रथा जो है जारी है या चल भी रही है या अभी भी है। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो। लाभ देख सकते हो कि यह परिवार के सदस्यों को मिलनसार बनाता है, काम जो है विशेषकर कृषि कार्य को बांटकर किया जाता है, या परिवार में बूढ़े असहाय व बेरोजगार की देखभाल करता है, छोटे बच्चों का पालन पोषण अगर हम बात करें तो भली भांति तरीके से हो जाती है, और विशेषकर जब दोनों माता पिता कामकाजी हों तब ऐसी कंडीशन पर। अगर हम बात करते हैं माता पिता की मृत्यु हो जाने पर भी बच्चे को संयुक्त परिवार में पूरा भावनात्मक और आर्थिक सहारा भी मिलता है, और संयुक्त परिवार में जो है आर्थिक सुरक्षा अधिक होती है। तो ये देख सकते हैं आप, इसके लाभ भी हैं। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ हानियाँ भी देखने को मिल सकती है, कुछ समस्याएँ भी मिल सकती हैं। जैसे कभी कभी महिलाओं को कम सम्मान दिया जाता है, अक्सर सदस्यों के बीच संपत्ति को लेकर, किसी भी व्यापार को लेकर विवाद उठ जाता है या खड़ा हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कुछ महिलाओं को घर का जो है सारा कार्य करना पड़ता है, उनको अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए बहुत कम समय मिलता है या अवसर मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की समस्या है, एक प्रकार का दोष पाया जाता है इसमें। वहीं अगर हम बात करते हैं एकल परिवार के बारे में, जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं, उनको हम बोलते हैं जो है एकल परिवार। और इसके भी लाभ हैं कुछ, जैसे अगर हम कहें एकल परिवार के सदस्य जो है साधारणतः अधिक आत्मनिर्भर होते हैं और वे आत्मविश्वास से भरे हुए किसी भी काम में पहल करने में सक्षम होते हैं। और एकल परिवार में बच्चों को स्वयं निर्णय लेने के लिए उत्साहित जो है किया जाता है, और जिससे कि उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। सदस्यों के बीच में गहरा भावनात्मक लगाव विकसित होता है, और ऐसा अधिक एकांत एवं आपसी मेल मिलाप के अवसर मिलने के कारण ही संभव होता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का लाभ के अंतर्गत देखते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ कोई समाज अधिक औद्योगिक और शहरी बन जाता है, वहाँ एकल परिवार होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, औद्योगिकी और शहरी बन जाने के। तो ये एग्जाम में आपको प्रश्न में लेकर आ सकता है। ठीक है, समस्याएं भी देख सकते हैं आप। एकल परिवार में जो है नवविवाहित दंपत्ति को किसी बुजुर्ग को सहारा नहीं होता है इसमें, और उन्हें सलाह देने के लिए कोई भी अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है। जब माता पिता दोनों ही कामकाजी हों तो बच्चों के देखभाल के लिए कोई नहीं रहता है। ऐसी कंडीशन पर तो एक प्रकार की ये समस्या है। बुरे समय में परिवार को कोई आर्थिक और भावनात्मक सहारा भी नहीं रहता है। एकल परिवार में सामंजस्य और जो है मिलजुल कर काम करना और सहयोग के मूल्य मुश्किल हो जाते हैं, वहाँ पर सीखने में भी दिक्कतें आती हैं। तो ये एक प्रकार का एकल परिवार की समस्या हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास आपने देखा दोष वगैरह के लेकर। अब कुछ हम मुख्य तत्वों के बारे में देखेंगे परिवार के, जैसे कि यौन संबंध है आपका। सभी समाजों में परिवार के यौन संबंध अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। प्रजनन है, परिवार एक बहुत बड़ा लक्षण संतानोत्पत्ति है। दुनिया भर के लोगों की यह मान्यता रही है कि यदि प्रजनन ना किया जाए तो समाज की निरंतरता समाप्त हो जाएगी। आर्थिक बंधन की बात करते हैं तो परिवार केवल यौन संबंधों की स्वीकृति से ही नहीं, अगर हम बात करें परिवार के सदस्यों को एक सूत्र में बांधने के रूप में रखती है और आर्थिक बंधन को बनाए भी रखती है। लालन पालन की बात करते हैं तो पशुओं की तुलना में मनुष्य के संतान की निर्भरता परिवार की परिवार पर बहुत अधिक होती है। परिवार ही बच्चों का पालन पोषण करता है, उन्हें शिक्षा दीक्षा देता है, और हमारे देश में तो परिवार ही शादी विवाह भी करवाता है। आर्थिक स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर भी प्रदान करता है, आत्मनिर्भरता भी बनाता है, जीवन यापन करने के लिए भी बनाता है। परिवार का आकार भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगर बहुत बड़ी अगर आकार की बात करते हैं तो सामान्यतः परिवार में पति पत्नी के अतिरिक्त बच्चे भी होते हैं। कभी कभी इन सदस्यों के अतिरिक्त परिवार में अन्य सदस्य भी होते हैं। ऐसे परिवारों को जो है विस्तारित या संयुक्त परिवार भी कहते हैं। तो ये एक या दो से अधिक पीढ़ी भी हो सकती है इसमें। ठीक है, संयुक्त परिवार का तो ये आकार भी बताया जा रहा है। परिवार के कुछ कार्य हैं आप देख सकते हैं। परिवार जो है नवजात शिशु और बच्चों, किशोर, बीमारों और बुजुर्गों को सबसे अच्छी देखभाल करता है। अगर हम बात करते हैं या अपने सदस्यों को शिक्षित करता है, पारिवारिक परिवेश में जीवन जीना सिखाता है, बच्चों को समाज में नियम सिखाता है। ये बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, आप समझ रहे होंगे। परिवार के प्रत्येक सदस्यों को आधारभूत जरूरतों जैसे भोजन, आवास, कपड़ा उपलब्ध भी कराता है। वे घर के कार्य में जिम्मेदारियों के हाथ बटाते भी है, तो ये कार्य है उसका। देखिए यहाँ पे मनोरंजन के जो है स्रोत भी है। ठीक है, यहाँ और परिवार प्रसन्न का स्रोत भी हो सकता है, और जहाँ सभी सदस्य एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, खेल सकते हैं, वहीं भिन्न भिन्न गतिविधियाँ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये भी एक प्रकार का उसका कार्य बन जाता है। परिवार बच्चों का समाजीकरण का कार्य होता है। माता पिता बच्चों को लोगों के साथ मिलजुल कर
रहना, प्रेम करना, हिस्सेदारी, ज़रूरत के समय जो है उसकी मदद करना, जिम्मेदारी निर्वाहन का पाठ पढ़ाना, ये सारी क्रियाविधि जो है परिवार के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाती है। परिवार जो है यौन संबंधी कार्यों को करता है जो प्रत्येक प्राणी की जैविक आवश्यकताओं पर आधारित होती है। तो ये भी चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं विशेषताओं के बारे में। परिवार की विशेषताएं हम देखें तो सार्वभौमिकता भी है, और सार्वभौमिकता परिवार एक सार्वभौमिक इकाई है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप यहाँ पे सार्वभौमिकता का इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। और भावनात्मक आधार भी है, जैसा कि आपने ऊपर देखा है। जैसे अगर हम बात करते हैं यौन सहयोग, सहानुभूति वगैरह कहाँ मिल रहा, संयुक्त परिवार में मिल रहा था, तो ये कहीं ना कहीं उसकी विशेषता बताती है। तो आप दोनों की विशेषताएं यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो ऑटोमेटिक परिवार की विशेषता बन जाती है। सृजनात्मक प्रभाव की बात करें तो यहाँ पर भी एक प्रकार की ये विशेषता ही मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए व्यक्ति परिवार में ही जन्म लेता है और परिवार में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए परिवार व्यक्ति पर रचनात्मक प्रभाव भी डालता है। जिस प्रकार परिवार होगा उसी प्रकार व्यक्तियों का विचार और दृष्टिकोण भी निर्मित होगा। मिट्टी के बर्तन के समान बच्चों के भविष्य का निर्माण परिवार में ही मिलता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, सृजनात्मक प्रभाव भी कहीं ना कहीं पड़ता है। सीमित आकार भी देखने को मिल जाता है। सामाजिक संरचना और केंद्रीय स्थितियों में भी मिल सकती है। लेकिन मैं आपको बताता ये सारी चीज़ें क्योंकि इजी चीज़ें हैं, आप समझ रहे होंगे। सदस्यों का जो है उत्तरदायित्व भी आप देख सकते हैं, सामाजिक नियंत्रण भी देख सकते हैं परिवार के अंतर्गत। परिवार एक अस्थायी और अस्थायी प्रकृति के रूप में भी देख सकते हैं यहाँ, है। तो दोनों है, अस्थायी और अस्थायी दोनों है परिवार का नेचर, हम यहाँ पे देख सकते हैं। परिवार में अगर बात करें, स्त्री पुरुष का एक संगठन होता है। देख लीजिए यहाँ पर, अगर परिवार को हम एक सीमित के रूप में लेते हैं तो इसकी प्रकृति अस्थायी बनती है, क्योंकि जैसे ही परिवार कोई सदस्य अलग हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई, समिष्ट नष्ट हो गया। लेकिन अगर हम उसके बात करते हैं अस्थायी के रूप में, तो आप देख सकते हैं संस्था के रूप में वहाँ पे, तो वो आर्टिफिशियल नहीं बनती, वो वास्तविक बनती है। आर्टिफिशियल नहीं बनती, तो वो अस्थायी होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ अगर हम बात करते हैं परिवार के प्रकार के बारे में, देखिए यहाँ से बेसिकली एग्जाम में कई बार प्रश्न बनाया भी गया है, पूछा भी जाता है। तो हालांकि कई टाइप होते हैं, उसके यहाँ पे 6 प्रकार बताए गए हैं कि सत्ता के आधार पे, वंश के आधार पे, उत्तराधिकार के आधार पे, निवास स्थान के आधार पर, विवाह के आधार पर, ऐसे जो है सदस्य बताए गए हैं, संख्या बताए गए हैं, आकार बताए गए हैं जो परिवार को डिवाइड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पितृसत्तात्मक एक परिवार होता है और इसी को जो है पितृ स्थानीय परिवार भी कहा जाता है, पितृ नामी भी कहा जाता है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें आप लोग देखिएगा, ठीक है, दोनों की दोनों चीज़ें आपको मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं तो भारतवर्ष में सामान्यतः इस परिवार में छोटा प्रायः सभी सभ्य समाजों में पाया जाता है और कुछ जनजातीय समाजों में भी इसका उदाहरण माना जाता है। तो आप देख सकते हैं उड़ीसा की खारिया तथा मध्य प्रदेश की भील जनजाति में पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि एग्जाम में ये चीज़ें नहीं पूछेगा कि पितृसत्तात्मक परिवार कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पितृसत्तात्मक मतलब होता है कि पिता का यहाँ पे जो होगा सत्ता होगा, इसका मतलब यही बनेगा कि पिता का जहाँ पे सत्ता होगा, यानी सत्ता और वंश के उत्तराधिकार और निवास स्थान के आधार पर जो है परिवार के दो ही टाइप के बनाए गए हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं मात्र सत्तात्मक पे लेकर, और मात्र सत्तात्मक की बात करें या मातृवंशी की बात करें या मात्र नामी की बात करें या हम लोग मात्र स्थानीय की बात करें, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर माता जो होगी वो क्या होगी, एक मुखिया के रूप में होगी। जहाँ पे पितृसत्तात्मक देख रहे थे आप लोग, वहाँ पे पिता मुखिया के रूप में थे, यहाँ माता मुखिया के रूप में होगी। तो परिवार अधिकतर इस प्रकार का जो होता है, परिवार ब्राह्मण पुत्र के, दक्षिण की खासी गारो खासी जनजातियाँ, केरल के नायर जनजाति। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, ये बेसिकली पेट के एग्जाम में शायद ये आया था, ठीक है। केरल के नायर एक जनजाति है, ठीक है, वहाँ पे दक्षिण भारत में यहाँ जो है पाया जाता है, यह हम कह सकते हैं, जहाँ पे माता क्या होती है, घर की मालिक होती है, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सदस्यों की संख्या के आधार पे 2 प्रकार के डिवाइड होता है। एक होता है मूल, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय परिवार, एक होता है संयुक्त। देखिए जब कभी मूल मिलेगा तो आप इंग्लिश देखिएगा तो उसका न्यूक्लियर मिल सकता है आप लोगों को, या आपको मिल सकता है जो है सोलो, दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब होता है इस प्रकार के परिवार में स्त्री पुरुष व उसके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं और इसके अन्य रिश्तेदारों का अभाव होता है, इसलिए इसका आकार बहुत छोटा होता है। व्यक्तिगत परिवार भी इसको कहा जाता है, या आप इसे कह लीजिए कि नाभिकीय परिवार भी कह सकते हैं, नाभिकीय परिवार का भी ये पार्ट बन जाता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे ही शामिल किए गए हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर बेसिकली जो देखा गया है, पिता ही घर का मालिक माना जाता है। कभी कभार कंडीशन पे डिसीजन लेने के दौरान पे भी माता की भी या भूमिका होती है वहाँ पे, ठीक है।
संयुक्त परिवार में बात अगर करते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से पता है ये बड़ा परिवार होता है और एक छत के नीचे कई सदस्य रहते हैं और एक या उससे अधिक, दो या दो से अधिक भी लोग इसमें शामिल होते हैं। इसमें घर में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो मुखिया होता है और बेसिकली ज़्यादातर जो देखा गया है वो मेल पर्सन को देखा गया है, पुरुष को देखा गया है। ठीक है, ये भी आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर संयुक्त परिवार की अगर हम बात करते हैं तो वो बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया। जैसे एक बोला गया मिताक्षर संयुक्त परिवार। अब ये नोट कर लीजिएगा मिताक्षर संयुक्त परिवार क्या है। बंगाल और असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में पाया जाता है ये। ठीक है, और इसमें पुत्र के पिता की संपत्ति पर जन्म से ही अधिकार हो जाता है। और आप ध्यान रखिएगा इसके जो प्रेरणा थे जो मिताक्षर संयुक्त परिवार दिया है वो विज्ञानेश्वर हैं। ठीक है, तो आप संयुक्त परिवार को भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइप के देखने को हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अभी एग्जाम में तो नहीं पूछा गया है, बाय द वे हो सकता है आ जाए। अगर हम बात करते हैं दाई भाग संयुक्त परिवार के बारे में तो ये बेसिकली बंगाल और असम में ये भी पाया जाता है। और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो है पिता की मृत्यु या उसके बाद पुत्र की संपत्ति का अधिकार होता है, पुत्र की संपत्ति। और ये बेसिकली भारत में भी चलता है, भारत में यही चीज़ें है कि नहीं, दाई भाग जो है संयुक्त परिवार। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए इसके प्रेरणा जो हैं आप याद रखिएगा जिमूत वाहन। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। वहीं बात करते हैं विस्तृत परिवार और आप भलीभांत तरीके से जानते हैं कि ये एक प्रकार का संयुक्त परिवार का एक प्रकार का पार्ट है, भाग है, भेद है। और ये मूल परिवार के अलावा पति पत्नी रिश्तेदार सम्मिलित किए गए हैं इसमें। और आज की परिस्थिति से ये कुछ भिन्न तरीके से कुछ अलग है और व्यक्ति अलग अलग दूर स्थानों में नौकरी करते हुए भी अपने परिवार संयुक्त परिवार के धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा बांटते हैं। तो कुछ जगहों क्या अगर मैं बात करूं तो लगभग इंडिया में 70% की जो भूमिका है ये इस टाइप की है ना। लेकिन अब धीरे धीरे खंडन हो रहा है, उसका विखंडन किया जा रहा है, विघटित हो रहा है धीरे धीरे वो, है ना। आगे अगर बात करते हैं विवाह के आधार पे परिवार 2 टाइप का होता है। एक होता है एक विवाही परिवार, एक होता है बहुविवाही परिवार। और एक विवाही परिवार का मतलब यही होता है कि एक पुरुष हो या एक स्त्री हो, तो एक पुरुष या एक स्त्री से शादी करेगा तो वो एक विवाही परिवार कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं बहुविवाही परिवार के बारे में तो या एक स्त्री हो या एक पुरुष हो और वो एक से अधिक स्त्री से या पुरुष से यौन संबंध रख रहा है या विवाह कर रहा है तो उसको बोलते हैं बहुविवाही परिवार। और जो एक विवाही परिवार है वो बेसिकली देखिए अनुमति भी देता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भी एक पति और एक पत्नी की अनुमति देता है। और ये अधिनियम आप लोग ध्यान रखिएगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जो है संचालित किया गया था या लाया गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बहुपत्नी विवाह होता है। देखिए यहाँ ये बेसिकली पार्ट है, एक किसका पार्ट है, अच्छा नहीं लिखा हुआ, देखिए ये पार्ट है इसका, है ना, बहुविवाह परिवार का। तो इसमें भी अगर हम पाठ करते हैं देखते हैं बहुपति विवाह को लेकर। और बहुपति विवाह इस परिवार को जो है एक स्त्री के अनेक पति होते हैं, तो ये भी 2 प्रकार का बना। इसमें देखिए भ्रातक बहुपतिक विवाह, ये बेसिकली उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में अभी आप लोगों ने पेपर भी दिया होगा, सम्मिलित करने वाले में ये प्रश्न आया भी था एक में, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो परिवार इसमें अपनी सभी पति आपस में भाई होते हैं। और नीलगिरी की टोडा और जौनसार की खस एवं मालाबार तट के नायर जनजाति में ये जो भ्रातक बहुपति विवाह होता है उसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ को समझ में आया आप लोगों को? जरा एक बार बताइए, मुझे एक बार कंफर्म करिए। हाँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे और ये इम्पोर्टेंट है, हमसे हो सकता है एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके संबंध में देखेंगे। और एक है आभ्रातक। जी सर, तो ये जनजाति का प्रजाति टोडा और ये टोडा जनजाति हाँ ये आप देखिए सर यहाँ पे लिखा गया है कि नीलगिरी की टोडा और जौनसार की खस जनजाति और मालाबार के तट की जो बात कर रहा हूँ वो नायर जनजाति। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। आभ्रातक बहुपति अगर हम विवाह की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो परिवार इसमें कोई आवश्यक नहीं है, सभी पति आपस में भाई से ही हो। ठीक है, सभी पति जो हैं आपस में भाई से ही हो। तो यहाँ पे देखिए आभ्रातक बहुपति विवाह। और ये टोडा और नायर
नायर है ये, में इस प्रकार के परिवार को देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये जहाँ पे भ्रातक मिलेगा वहाँ पे अभ्रातक भी मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बहुपत्नी विवाह परिवार को लेकर, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक पुरुष की अनेक पत्नियां रहती हैं। तो नागा और जैसे गौंड और वैगा, ये हालांकि नहीं पूछा जाएगा आप लोगों को, ये सब नाम मत नोट करिएगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो सिर्फ जैसे इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। और जनजातियों में इस प्रकार के परिवार जो है पाए जाते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुपत्नी विवाह परिवार इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, एक विद्वान का नाम आता है लिंटन का। लिंटन ने बेसिकली इस परिवार को बताया भी है कि संबंध के आधार पर परिवार कई प्रकार के होते हैं। सपोज इन्होंने बताया कि एक भाई विवाह संबंधी परिवार होता है, और इसमें इन्होंने कहा कि जिसमें पति पत्नी के बीच का संबंध पाया जाता है और यह प्राकृतिक रूप से अस्थायी होता है, विवाह संबंधी परिवार इसमें बताया। दूसरे नंबर पर कहा कि एक रक्त संबंधी होता है, और इस प्रकार के परिवारों में रक्त संबंधी व्यक्ति होते हैं, तथा विवाह व धन की अपेक्षा रक्त पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और भारत में संयुक्त परिवार में इसी श्रेणी में आता है। भारत में अगर हम बात करते हैं संयुक्त परिवार में रक्त संबंध वाले में यही देखने को मिलता है। और W.L. वार्नर ने परिवार को 2 भागों में विभाजित किया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है जो आप देख सकते हैं, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं आगे अगर हम बात करते हैं और भी, अच्छा इसके अंतर्गत पढ़ भी सकते हैं। जन्म मूलक क्या होता है कि वह परिवार होता है जिसमें व्यक्ति पैदा होता है और बच्चों के लिए उसके माता पिता का परिवार जन्म मूलक परिवार ही कहलाता है, जन्म मूलक परिवार हो जाएगा। और प्रजनन मूलक परिवार की बात करते हैं तो युवक युवतियाँ विवाह कर स्थापित करते हैं, उसे प्रजनन मूलक परिवार कहा जाता है। ये बात वार्नर के अकॉर्डिंग कही गई है संयुक्त परिवार में भी। ठीक है, याद रखेंगे ये भी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो है जिमरमैन का नाम आता है। इन्होंने परिवार के 3 प्रकार बताए थे। एक का नाम था नासिता परिवार, एक का नाम था अति लघु परिवार, एक का नाम था घरेलू परिवार। अगर हम बात करते हैं नासिता परिवार के बारे में, तो जब किसी परिवार के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वार्थ तुलना में समस्त में परिवार का स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है, तो ऐसे परिवार को नासिता परिवार कहा जाता है। तो भारतीय संयुक्त परिवार में भी ये जो है एक प्रकार से कह सकते हैं आपके शामिल है उसमें। ठीक है, जो है रखा गया है भारत के संयुक्त परिवार में। और कौन सा परिवार रखा गया है ये भी आप याद रखिएगा, नाश्ता परिवार भी। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, इसमें ज़्यादा स्वार्थ के व्यक्तिगत स्वार्थ की तुलना के कंपेयर में समस्त परिवार के स्वार्थ सर्वोपरि रखा गया है, तो इस चीज़ को बोला गया है। एक लघु परिवार भी होता है, अति लघु। जब परिवार में सदस्यों का अपना स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है तो उसे अति लघु परिवार भी कहा जाता है। इससे व्यक्तिवादी परिवार भी कहा जा सकता है अति लघु को भी, क्योंकि ये जाहिर सी बात है पति पत्नी होंगे या तो उसके बच्चे होंगे या तो बच्चे भी नहीं होंगे, तो वो भी शामिल इसी में है अति लघु में। घरेलू परिवार की बात करते हैं, इसके उपरोक्त जो दोनों आपने पढ़ा है नासिता और यहाँ पे अति लघु, इन दोनों परिवार के बीच में स्थिति को, जहाँ व्यक्ति के स्वार्थ और परिवार के स्वार्थ में एक समझौता की स्थिति बनती है, वो घरेलू परिवार बनता है, जहाँ पे समझौता की स्थिति बनती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, बर्गेस एंड लॉक ने परिवार को 2 टाइप बताया। एक बताया था संस्थागत बताया था और एक बताया था साहचर्य परिवार। ठीक है, तो जो संस्थागत परिवार होता है, यहाँ बेसिकली सदस्यों का व्यवहार लोकाचारों और जनरीतियों द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है, इसे ही संस्थागत कहते हैं। जनरीतियाँ मतलब आप समझ ही रहे होंगे, फोक बेस के अगर कॉन्सेप्ट केवल इंडिविजुअल करके आएगा तो आप नाम लगाएंगे समंदर का नाम, और अगर आप लोगों से परिवार करके आएगा तो आप नाम लगाएंगे बर्गेस एंड लॉक का नाम। अगर हम बात करते हैं साहचर्य का मतलब होता है एसोसिएट फैमिली को लेकर, तो यहाँ पे दंपत्य स्नेह एकात्मक पर आधारित परिवार ही साहचर्य परिवार कहलाता है। और इस प्रकार के परिवारों की मुख्य विशेषता विवाहित युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जो है साहचर्यात्मक जीवन बिताने की मनोकामना है। विवाहित युग्म अस्थायी वैवाहिक संबंधों की अपेक्षा परिवर्तनशील मैत्रीवत संबंधों पर रहना अधिक पसंद करते हैं। तो साहचर्य आप समझ सकते हो, जिसको आप लोग बोलते हो लव मैरिज, है ना, तो इसमें इसको शामिल किया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है, जैसे परिवार के उद्विकास और सिद्धांत और मॉर्गन को अकॉर्डिंग। तो देखिए परिवार का जो उद्विकास हुआ था उसके क्लासिफिकेशन के रूप में आए थे मॉर्गन महोदय। तो मॉर्गन महोदय ने 5 स्तरों पर इसका वर्गीकृत किया था, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। परिवार की उत्पत्ति उद्विकासी सिद्धांत सर्वप्रथम अमेरिकी मानवशास्त्री L.H. मॉर्गन ने प्रतिपादित किया, और इन्होंने 5 टाइप बताए थे। अभी हम देखते हैं उसके कौन कौन से 5 टाइप हैं।
यहाँ पे और एक चीज़ और भी बताया इन्होंने, कहा है कि अपने विचारों की पुष्टि के लिए त्योहारों के अवसर पर स्वेच्छाचार और पत्नी विनिमय, जो है अतिथि सत्कार के निमित्त पति भेंट आदि तथ्यों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मॉर्गन के अकॉर्डिंग 5 कौन कौन से स्तर हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक आपसे पूछ सकता है समरक्त विवाह। समरक्त विवाह कहते किसको है? तो समरक्त विवाह का मतलब वो होता है कि जिसमें यौन स्वेच्छा अर्थात समान स्थिति वाले व्यक्ति पिता पुत्री बहन भाई के बीच विवाह करने का कोई प्रतिबंध नहीं है, तो उसे समरक्त विवाह के अंतर्गत रखा गया था। तो ये बताया गया था मॉर्गन के अकॉर्डिंग। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें समूह विवाह के बारे में, समूह विवाह के बारे में बात करें तो इनका कहना है कि सामूहिक विवाह का प्रचलन जिसमें एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार के सभी बहनों से होता है। आप लोगों ने गांव में देखा भी होगा, ठीक है, अगर 2 लड़कों की शादी हो रही है तो उसकी अगर 2 बहन भी हैं तो वहाँ एक ही साथ शादी का, पहले तो बहुत चलता था, अब कुछ कम हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे इसको मान सकते हैं। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की एक डेयरी, ब्राज़ील के एक गाइगन और एक साइबेरिया की जो है चुकची जनजाति है, वहाँ पर ये समूह विवाह परिवार देखा भी गया है और ये काफ़ी प्रचलन में भी रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात अगर हम करते हैं तो सिंडे सीमन, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे सही से नाम इसका, ठीक है, सिंडे सीमन एक परिवार है ये भी, ठीक है। और इस परिवार में जो है विवाह की बात अगर हम करें तो एक ही स्त्री के साथ होता है, लेकिन पुरुष परिवार की सभी विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध रख सकता है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, मॉर्गन ने कहा है पितृसत्तात्मक परिवार। ये तो आप जानते ही होंगे कि पितृसत्तात्मक परिवार अपने भारत मानता ही भाई 80% मानता है ना, जहाँ पे पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है या मुखिया माना जाता है। तो पितृसत्तात्मक परिवार के बारे में बात करें तो पुरुष का आधिपत्य होता है, वह एक से अधिक पत्नियां जो है रख सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने 80% बताया है इसलिए कि वो मालिक है, ठीक है, ठीक है। सत्ता का मतलब अधिकार होता है, अधिकार उनका होता है। वहाँ पे शादी के लिए आप 80% मत समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पितृसत्तात्मक परिवार में अगर हम बात करते हैं तो एक से अधिक पत्नियां रख सकता है और स्त्रियों की तुलना में इसका अधिकार अधिक था, पहले था, अब ये समाप्त कर दिया गया। बहुत सारे अधिनियम आ चुके हैं, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा एक्ट वगैरह, जब यूनिट नंबर 7-8 पे आऊँगा तो एक्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये सारी चर्चा कर दूंगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं एक विवाही परिवार के बारे में, तो एक विवाही परिवार क्या होता है ये आप भलीभांति तरीके से जानते हैं। मॉर्गन ने इस पर कहा भी है कि परिवार के विकास का अंतिम और आधुनिक अवस्था एक विवाही परिवार ही है। इसमें एक पुरुष एक ही स्त्री से यौन संबंध रखता है। वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं तो ये प्रचलित है, ठीक है, तो यही सही भी है, ठीक है। तो आप याद रखें ये वाला आपका करेक्ट, ये 5 टाइप के इसने बताए हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों को लेकर तो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत भी शामिल किए गए। जैसे अगर हम बात करते हैं पितृसत्तात्मक सिद्धांत को लेकर, तो ये जो सिद्धांत है इसकी जो अगर हम बात करें उत्पत्ति को लेकर तो बहुत ही प्राचीन सिद्धांत है ये बेसिकली प्लेटो और अरस्तू को इस सिद्धांत का जो है प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है। तो ये नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएंगे आप सभी लोग इस पर। पितृसत्तात्मक की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, और इसी को ही अगर हम बात करें, अगर आपके पास हरियंट वगैरह की बुक होगी तो आप लोगों को मिलेगा लिखा हुआ शास्त्रीय परिवार। क्या मिलेगा? शास्त्रीय परिवार। कहीं कहीं आपको मिलेगा, अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड वगैरह की बुक ले रहे होंगे तो प्राचीन मिलेगा। तो ये तीनों नाम एक ही होते हैं, अलग नहीं होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा कोई भी व्यक्ति, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इसके अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक था। आधुनिक काल में सन 1861, ये 1861 लिखा हुआ है, 1861 लिखा हुआ है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है ना, हिंदी में लिखा हुआ। बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के जितने बच्चे होंगे उनको पता होगा कि ये 1861 लिखा हुआ है। तो 1861 में अगर हम बात करते हैं तो हेनरी मैन ने अपनी एक किताब लिखी थी, उन्होंने किताब लिखी थी, और उस किताब के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। ये सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है किताब, ठीक है, लिखा हुआ है तब पग शूट। ये किताब का नाम छोड़ दीजिए, ठीक है ना, पुस्तक का नाम। इस किताब में अगर हम बात करें तो इसी किताब के माध्यम से ही, जो 1861 में किताब हेनरी मैन ने लिखा था, इसी किताब के माध्यम से पितृसत्तात्मक सिद्धांत को इसने उल्लेखित किया था, या एक प्रकार से आप कह सकते हो समर्थन किया था,
ठीक है, या उसको लेकर आगे बढ़ाया था। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। किताब में आप लोगों को जो है ना ग्रुप में भी मैसेज छोड़ दूंगा उसकी किताब का नाम, ठीक है ना, आप लोग याद दिला दिया करो ग्रुप में मैसेज करके। आगे अगर हम बात करते हैं यौन साम्यवाद का सिद्धांत। जी बताइए मैडम। सर क्या कह रहे हैं आप, ग्रुप में क्या मैसेज छोड़ेंगे? जैसे आप मुझे याद दिला दिया करें अगर कोई चीज़, जैसे मैंने अभी कहा कि अभी मैं इनके जो है हेनरी मैन की किताब का नाम जो 1861 में लिखा है, जिन्होंने पितृसत्तात्मक परिवार के बारे में बताया है, उनकी किताब क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे किताब का नाम याद दिला देना कि सर किताब का नाम बता दीजिए, मैं आपको मैसेज करके बता दूंगा। बात करता हूँ यौन साम्यवाद का सिद्धांत एक है। ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसका प्रतिपादन कई विद्वानों के साथ आया। जैसे अगर हम बात करें तो मॉर्गन का नाम आता है, फ्रेजर का नाम आता है, और एक नाम आता है ब्रीफाल्ट और लुबोक। तो 4 नाम आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे प्रारंभ में जो विद्वान रहे हैं, सबसे अच्छे फेमस पर्सन रहे लुइस मॉर्गन ही रहे हैं। तो इन्होंने देखिए क्या कहा है, कुछ समाजशास्त्रियों का विचार है कि प्रारंभिक अवस्था में स्त्री पुरुष का स्वच्छंद रखने की स्वतंत्रता थी। तो लुइस मॉर्गन और फ्रेजर के अनुसार प्रारंभ में परिवार नहीं होते थे। तो इन्होंने कहा कि भाई सभी स्त्री पुरुष यौन संबंध के लिए स्वतंत्र थे। लिंग साम्यवाद की इस स्थिति के कष्टों और लड़ाई झगड़े के निवारण हेतु लिंग संबंधों पर नियंत्रण कर मानव के परिवार और विवाह की उत्पत्ति की थी। तो ये सिद्धांत बताता है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। और ये आप ध्यान रखिएगा, मॉर्गन, फ्रेजर, ब्रीफॉल्ट और लुबोक, ये 4 लोगों का नाम आता है। इससे अलावा 4 के बाद कहीं अगर आप सोचे कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर एक्सेट्रा, तो ये किसी का नाम नहीं आता। ये 4 लोगों का नाम ध्यान रखिएगा, 2 ही लोगों का नाम। जी मैम, ब्रीफॉल्ट एंड लुबोक। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक और पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, हालांकि आलोचना भी अगर हम बात करें तो बहुत विद्वानों ने हर एक सिद्धांतों पर आलोचना हुई। देखो थ्योरीज है तो थ्योरीज की आलोचना हो सकती है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, है ना। तो आलोचना हो सकती है। तो बहुत सारे विद्वान आए, जैसे एक अगर हम बात करते हैं वेबस्टर मार्क महोदय है, इन्होंने स्पष्ट किया कि पुरुष ईर्ष्यालु होता है, वह नहीं चाहता है कि दूसरे व्यक्तियों और उसकी पत्नी का प्रभाव पड़े। तो इस आधार पर यौन साम्यवाद का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये आलोचना की गई थी। तो आलोचना से एग्जाम में प्रश्न नहीं आने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा आप देखते रहिए सिद्धांत को लेकर भी और प्रतिपादन किसने किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं मात्र सत्तात्मक सिद्धांत को लेकर। और ये नाम से ही पता चल जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये नाम आता है, आप नोट कर लीजिएगा, जो है बेस्टरमार्क। और बेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक में साफ शब्दों में कहा है कि एक विवाही परिवार की प्रथा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक विवाही परिवार की नहीं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मात्र सत्तात्मक में, तो यहाँ आप नोट कर लीजिएगा, ब्रीफाल्ट की अपनी किताब में द मदर्स में कहा गया है, एक किताब में, ठीक है, कि माता का जो है योगदान परिवार में एक उच्च लेवल पे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो नाम आता है रॉबर्ट ब्रीफाल्ट, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ में बात करता हूँ अगर मैं, तो टायलर का नाम आता है। और ब्रीफाल्ट ने अपनी पुस्तक में दी मदर्स में लिखा भी है, प्रारंभिक परिवार की उत्पत्ति माता के निरंतर आवश्यकताओं और उसके बच्चों की आवश्यकताओं के कारण हुई है। जब मनुष्य अपनी शैशवावस्था के पशुवत स्थिति में था और उसमें यौन साम्यवाद था, तो ऐसी स्थिति में संतानों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत माँ थी। यही कारण था मात्र सत्तात्मक सिद्धांत बताया गया। तो सबसे अच्छा स्टेटमेंट इसने दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, वेकोफन का नाम, वेकोफन वही है, अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्रीफॉल्ट वेकोफन, ये ध्यान रखिएगा मात्र सत्तात्मक सिद्धांत में भी। वहीं अगर हम बात करते हैं एक विवाही सिद्धांत को लेकर, तो एक विवाही सिद्धांत में यहाँ पे देख सकते हैं वेस्टरमार्क ने बताया है इस चीज़ को, समझ के रखिएगा आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है आप सभी के लिए। तो इनकी एक किताब थी, उसमें इन्होंने कहा कि एक विवाही परिवार की प्रथा आदि परंपरा रही है, और इन्हीं अनुसार बताया गया कि कई प्रकार की छोटी जो होती चिड़िया और छोटी पूंछ और बंदर, गोरिल्ला आदि में एक विवाही की प्रथा पाई जाती है। तो मनुष्य हमेशा विचारशील प्राणी रहा है, इसलिए उसने शुरू में ही अपने एक विवाही सिद्धांत की मान्यता प्रदान की। तो ये एक स्टेटमेंट दे दिया था एक विवाही को लेकर। तो आप कह सकते हो कि वेबस्टरमार्क ने ये चीजें कहा, ये चीजें बोला कि एक विवाही प्रथा जो है पाई जाती है, और कई प्रकार की छोटी चिड़िया हैं, या आप छोटी पूंछ वाले बंदर ले लीजिए, या गोरिल्ला को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे पशु हैं
इसकी वजह से हुआ है एक विवाहित परिवार। तो ऐसी बात कहने वाले कोई विद्वान अगर है तो जो है बेस्टन मार्क है, ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उद्विकासीय सिद्धांत में अगर हम बात करें बेकोफन का नाम आता है, वही बेकोफन, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेकोफन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है ये ब्रीफाल्ट बेकोफन, ठीक है ना। इसने प्रस्तुत किया और इसने कहा है कि ये कई टाइप के होता है। जैसे अगर हम बात करें कामाचार स्थिति के अगर बात करें वो भी होती है, बहुपत्नी विवाह के अंतर्गत भी आता है और बहुपति विवाह के अंतर्गत भी आता है और एक विवाहित परिवार के अंतर्गत भी आता है। तो ये देख सकते हैं कि जो कामाचार है वो प्रथम स्तर में परिवार का लिंग साम्यवाद पर आधारित है, यौन संबंधी नियंत्रण की अभाव है, बच्चों का विशेष संबंध जो है माँ से होता है, और बहुपत्नी में प्रथम स्तर पर यौन संबंधों से स्वतंत्रता रही है और जिसके परिणाम स्वरूप आदिम समाज का दरिद्रता से घेर लिया था। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुपत्नी की बात अगर हम करते हैं तो कृषि जो है इसके पश्चात यानी इसके बाद में कृषि युग आया और स्त्री भ्रूण हत्या बंद हो गई, जिसमें लड़कियों की संख्या बढ़ी और बहुपत्नी विवाह का प्रचलन हुआ। तो आप ये देख सकते हैं। और एक विवाहित परिवार में सभ्यता के विकास के साथ न्याय की मांग की जो है बड़ी आचार्य के नियम, आचार संहिता के नियम वही, ठीक है, और उसमें बनाए भी गए कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए गए जिसके कारण एक विवाही प्रथा विकसित स्वरूप में आया, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, है कि नहीं, जो अभी इस समय चल रहा है, बहुत सारे कानून आए हैं, है ना। और अगर हम बात करते हैं मॉर्गन एंड मुर्रे के बारे में भी, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एंजल्सन, मॉर्गन और एंजल्सन ने कहा है कि परिवार के 5 प्रकार है। अभी मैंने बताया भी है, रक्त संबंधी परिवार, अच्छा ये वही नाम है मॉर्गन के अकॉर्डिंग जो मैंने भी आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ। समरक्त समूह विवाह आप देख सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं सिंडेसिमक परिवार देख सकते हैं आप, उसके बाद आप पितृसत्तात्मक देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। परिवार के प्रकार के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्राथमिक परिवार भी होता है और द्वितीय परिवार भी होता है। प्राथमिक परिवार किसे कहते हैं? जिसमें परिवार में सिर्फ माता और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं, उसे परिवार को प्राथमिक परिवार कहते हैं, जिसको आप लोग कहते हो न्यूक्लियर फैमिली, सोलो फैमिली, है ना, वही है। विस्तृत परिवार अभी आपको मैंने बताया भी उसी चीज़ को है। फिर विवाह के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो एक विवाहित परिवार किसको कहते हैं? वह परिवार जिसमें एक ही समय में पुरुष और एक स्त्री से विवाह कर ले। बहुविवाही किसको कहते हैं भाई? कि पुरुष या स्त्री कई पुरुष और कई स्त्रियों के साथ विवाह कर ले, हो गया, ठीक है। बहुपत्नी और इसी तरीके से बहुपति, ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे आपको। आगे हम बात करते हैं संबंध के आधार पे भी, तो रक्त संबंधी होता है। तो रक्त संबंधी में आपने देखा कि यहाँ पे रक्त संबंधी का एक केंद्र है जहाँ पे पति पत्नी का जाल से घिरा हुआ होता है। इसमें अगर हम चार्ल्स विनिक का नाम लेते हैं तो ये बताते हैं रक्त संबंध को लेकर। और इन्होंने कहा भी है कि जन्म के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए इसके चुनाव और व्यक्तिगत इच्छा के कोई प्रश्न नहीं उठता है। विवाह संबंधी परिवार भी है, ये भी देख सकते हैं आप, ठीक है। 17 के आधार पर बात करते हैं तो मातृ सत्तात्मक में होता है। तो जहाँ पर पिता प्रधान माना जाता है उसे पितृसत्तात्मक बोलते हैं, माता जहाँ पे प्रधान होगी उसे मातृ सत्तात्मक बोलेंगे, है कि नहीं। तो इसको इसी तरीके से हमें समझना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं वंश के आधार पर भी, तो पितृवंशीय आधार पर अगर हम बात करते हैं तो वंश परंपरा पिता के नाम चली आई है, जिसमें किसी भी एक पुरुष को पूर्वज माना जाता है, पितृवंशीय परिवार कहलाता है वो। अगर हम बात करते हैं मातृवंशी में तो वहाँ पे वंश परंपरा माता के नाम से चली आती है, किसी स्त्री के मूल पूर्वज का नाम जो है माना जाता है। ये भी जो है मालाबार के नायरों के मृत सत्तात्मक परिवार मित्रवंशीय परिवार में ही होता है, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें माता जो होती है मुखिया या मेन होता है या प्रधानता होती है, ये आप कह सकते हैं। पितृस्थानी की अगर हम बात करते हैं तो उन परिवारों को कहते हैं जिसमें विवाहोपरांत स्त्री पुरुष के घर जाकर रहती है। अगर हम बात करते हैं मातृस्थानीय को लेकर, देखिए यह ध्यान रखिएगा, पितृस्थानीय परिवार में उन परिवारों को कहते हैं जिसमें विवाहों के बाद स्त्री पुरुष के घर जाती है। और मातृस्थानीय पर अगर हम बात करते हैं विवाह के बाद पुरुष जो है स्त्री के घर जाकर निवास करने लगता है, जैसे मालाबार। आप लोगों जैसे नहीं साधारण शब्दों में यूपी में उसको शायद बोलते हैं निवासा, है ना, यूपी है कोई जा, हाँ, घर जमाई, घर जमाई भी बोला जाता है ना, है ना। हेलो, आवाज जा रही है? हाँ सर, हाँ। सुन रहे हो कि बस वैसे ही चल रहे हो? हाँ, ऐसा लगे कहीं भाई कथा बाँच रहा हूँ, आज मंडे है तो आज शुरू हो जाए कथा, है ना, कल सुनाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना, सुंदरकांड। चलिए अभी देखिए आगे। नाम के आधार पर अगर हम बात करते हैं परिवार 2 टाइप का होता है। एक होता है मातृनामी परिवार,
तो देखिए पितृनामी परिवार, तो पितृनामी परिवार में देखिए जिसमें परिवार का नाम पिता के नाम पर चलता है। साधारणतः अगर हम बात करते हैं पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, पितृस्थानीय परिवार या पितृनामी परिवार को ही कहते हैं पितृनामी परिवार, है ना, इसके अंतर्गत आता है। इसमें प्रधान कौन है? पिता, पुरुष। मातृनामी में अगर हम बात करते हैं तो परिवार का नाम पिता के बजाय माता के नाम चलता है। आपने देखा होगा, एक आध तो जरूर मिला होगा माता का भी नाम, गाँव में मिल जाता है। सरनेम की बात हो रही ना यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे बात हो रही है अच्छा हाँ, मातृनामी में अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि माता वहाँ पे मुखिया है मेन, तो हम सुनौप करके लगाते नहीं फादर का नाम, तो वो माता का नाम लगाएंगे। अच्छा। हाँ, मुखिया माता रहेंगे यहाँ पे, उनका पूरा वंश रहेगा, उनका पूरा स्थान रहेगा, उनका पूरा सत्ता रहेगा। जी क्या कह रहे हैं सर? सरनेम भी माता की चलेगी फिर उसमें? हाँ, माता की ही चलेगा सरनेम, तो सरनेम तो वही चलेगा भाई। जब मुखिया वो है तो सब कुछ तो करता धरता वही है ना, तो चाहे सरनेम चाहे कुछ भी हो, चेंजिंग जैसे चाहेंगे वैसे चाहे हो जाएगा। अगर कहीं सरनेम नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो मात्र, लेकिन घर में अगर है तो मात्र सत्तात्मक है, मातृनामी, मातृवंशी, मात्र सत्तात्मक। देखिए यहाँ पे नीचे देखिए साधारणता, मात्र सत्तात्मक, मातृवंशी, मातृस्थानी, मातृनामी, ये तीनों चीज़ आ रही, चार चीज़ आ रही है। तो ये चीज़ें आपको जो है इजीली समझ में आना चाहिए। आजकल अगर हम बात करें, दिल्ली लेडीज प्रधान राज्य है ना, धीरे धीरे भारत बन भी जाएगा। महिलाओं को ज़्यादा चलता है कि नहीं चलता है? चलता है ना। हाँ, जिनकी शादी हो चुकी है उनको अच्छे से पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। पक्ष के आधार पर परिवार के प्रकार। पक्ष के आधार पर अगर हम बात करते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है एक पक्षी परिवार, एक होता है उभय पक्षी परिवार। वे परिवार जिसमें वंश परंपरा तो पुरुष की तरफ से चलती है या स्त्री की ओर से, तो एक पक्ष होगा, या तो पुरुष चलाएगा या तो स्त्री चलाएगी, तो एक पक्ष परिवार होगा। अगर हम बात करते हैं उभय पक्षी के बारे में, तो उभय पक्षी परिवार वंश परंपरा में स्त्री और पुरुष दोनों की तरह चलती है। एकल परिवार में अगर नया नया होगा ना 7 दिन में, तो दोनों की चलेगी, और ज़्यादा दिन नहीं, 1.5 साल बाद ना एक ही बंदे का आ जाएगी। एक बंदे का मतलब महिला की आ जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और आगबन में अगर हम बात करते हैं, परिवार निम्न कार्य करता है। कार्य परिवार की अगर हम बात करते हैं कार्यों के बारे में, अभी हमने थोड़ा सा देखा था कार्य, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि किसने क्या बोला है, तो आगबन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा जरा। इन्होंने कार्य बताए हैं कि स्नेह और प्रेम संबंधी कार्य होते हैं परिवार में। एक आर्थिक कार्य होता है, एक मनोरंजनात्मक संबंधी कार्य होता है, एक पालन पोषण अथवा रक्षा संबंधी कार्य होता है, एक धार्मिक कार्य होता है, एक शिक्षा संबंधी कार्य होता है। तो ये आगबन का है, ठीक है, याद रखिएगा। ये परिवार के कार्य हैं, है ना, ये परिवार के कार्य हैं, शामिल किए गए हैं कार्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। आगे अगर हम बात करते हैं, और भी कार्य हमें देखने को मिलेंगे परिवार के भी, ठीक है। मैकाइवर पेज के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखिए इन्होंने बेसिकली एक अनिवार्य कार्य बताया है, एक अनिवार्य बताया है। देखिए एक अनिवार्य बताया है, एक अनिवार्य बताया है। अनिवार्य को आप कह सकते हो, अनिवार्य को आप बोल सकते हो अनैच्छिक, और अनिवार्य को आप ऐच्छिक। देखिए आप कभी रिलेट मत करिएगा कि अनिवार्य तो अनैच्छिक होगा, नहीं, ये ऐच्छिक होगा, ध्यान रखेंगे, और अनिवार्य जो होगा वो अनैच्छिक होगा। तो देखिए यौन संबंधों की अस्थायी संतुष्टि और संतानोत्पत्ति एवं उसका पालन पोषण और स्नेहात्मक कार्य, ठीक है, प्रेम। आगे अगर हम बात करते हैं अनिर्णात्मक में, तो आर्थिक कार्य आएगा, धार्मिक कार्य आएगा, शैक्षणिक कार्य आएगा, मनोरंजनात्मक कार्य आएगा, सरकारी कार्य आएंगे, और स्थिति प्रदान करने वाले कार्य आ जाएंगे, ठीक है ना। आगे देख लीजिए एक और है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लुडबर्ग के अकॉर्डिंग, लुडबर्ग ने भी बताए हैं परिवार के बारे में। इसने कहा है कि यौन व्यवहारों एवं संतानोत्पत्ति के नियमन को बताया है, या आप कह सकते हैं लैंगिक व्यवहारों का नियमन एवं संतानोत्पत्ति बोल सकते हैं आप। शिशु पालन एवं प्रशिक्षण, जिसमें आप कह सकते हो कि बच्चों की देखभाल और पालन पोषण भी बोल सकते हो आप। श्रम विभाजन से उत्पन्न कार्य का प्रारूप, आप कह सकते हो सहयोग एवं श्रम विभाजन भी बोल सकते हो आप। प्राथमिक समूह संबंधों की तुष्टि, या आप कह सकते हो प्राथमिक समूह संबंधी संतुष्टियां भी बोल सकते हो। तो ये लुडबर्ग के अकॉर्डिंग परिवार के कुछ कार्य बताए गए थे। सर इसका मतलब बताइए, प्राथमिक समूह संबंधों की संतुष्टि। देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं प्राथमिक समूह संबंधी संतुष्टि, देखिए ये वही है जैसे अगर आपने अभी पढ़ा है समूह विवाह के अकॉर्डिंग, तो जिसमें इन्होंने एक प्रकार की ये बताया कि कार्य है, कि ये कार्य ये है कि भाई प्रत्येक जो समूह विवाह में बताया गया कि जिसमें एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह एक दूसरे परिवार के सभी बहनों के साथ हो जाए तो एक कार्य हो गया, तो ऐसा एक परिवार भी हो सकता है। तो भाई ऐसी परंपरा चली जाती है। अब एक बार अपने घर में कर लेंगे तो हो सकता है अगली बार भी वो भी हो, भाई 2 बच्चे हैं दोनों को एक साथ में कर दो,
एक परंपरा बन गई। कार्य यहाँ पे इस प्रकार से प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्राथमिक समूह संबंधी जो समूह संतुष्टि है ये भी बताता है लुडबर्ग अकॉर्डिंग, ये भी एक प्रकार का कार्य होता है। और भी नाम आते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं बोटोमोर का नाम आता है, मर्डोक, मर्डोक का नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा मर्डोक का। जी हाँ, यौन संबंधी कार्य एक होगा मर्डोक, इसका इंपॉर्टेंट है, यौन संबंधी कार्य होगा। और दूसरा अगर हम बात करते हैं आर्थिक कार्य होगा, तीसरा हम बात करते हैं प्रजनन कार्य होगा, और चौथा हम बात करते हैं शैक्षिक कार्य होगा। तो ऐसे भी हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आपका समाप्त हो गया टॉपिक ये आज का, और कल हम पढ़ेंगे धर्म के बारे में, परिवार में। अभी जी मेलिनोवस्की का भी था ना, 15 प्रकार दिए थे उसने कुछ। मेलिनोवस्की ने परिवार को, हाँ सर, कुछ था ऐसा क्वेश्चन जिसमें 15 प्रकार थे कि पता नहीं विशेषताएं थी। नहीं सर वो परिवार का नहीं था शायद। परिवार का नहीं, अगर आप 7 उसकी बात करते हैं आवश्यकताएं, संस्कृति के आधार पर आवश्यकता, 7 नहीं 15 है सर कुछ। तो मैं अभी अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ, लेकिन परिवार में तत्व बताए थे। अच्छा एलिमेंट, हाँ ओके ओके ओके, हाँ आप हाँ मेलिनोवस्की के 15 वो भी है, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, मैं उसको जो है परिवार के हैं क्या सर, किस चीज के तत्व हैं? नहीं परिवार में ही आएंगे, मेलिनोवस्की का नाम परिवार में आएगा, ठीक है। मेलिनोवस्की का नाम जो है परिवार में आएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और उसके एलिमेंट में आएंगे, जी सर, कंपोनेंट में आएंगे। सर ये आपने जो